0 1 में बैक करना है। z की वैल्यू अगर आप 100 लेते हैं, दिस इज e रेज़ टू पावर माइनस z, राइट। सो अगर z की वैल्यू बहुत बड़ी है तो e रेज़ टू पावर माइनस z बहुत छोटा होता जाएगा। e की पावर जितनी नेगेटिव करते जाएंगे आप, उतना ही वो छोटा नंबर होता जाएगा। जितना छोटा होता जाएगा इट विल बी अप्रोचिंग 0, यानी z की पावर बढ़ाते जाएं नेगेटिव में। अब ये क्या है, वैसे कि आपको पहले फर्स्ट करें कि e की वैल्यू 2.7 है, जो भी आप इसे 3 कर रहे हैं, 3 की वैल्यू 0 1 होगी। अब 0 से नीचे आ जाए तो लाइक -10 -100, आप इसकी वैल्यू नेगेटिव में जितनी बढ़ाते जाएंगे ये उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा क्लोज टू 0 जाता जाएगा, 0.0000 समथिंग लाइक दैट, राइट। सो हम ये कह रहे हैं कि z की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, e रेज़ टू पावर z की वैल्यू, e रेज़ टू पावर माइनस z की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, सो दैट इट विल कीप अप्रोचिंग टू 0 and 0 and 0 and 0, राइट। अगर ऐसा होता है तो हमारी ये इक्वेशन हमें क्या देगी, 1/1 plus 0, that will be 1/1 and 1/1 is 1. So that means कि z की बड़ी वैल्यूज के लिए हमारी आउटपुट क्या आ रही होगी, 1. On the contrary, अगर z की वैल्यू छोटी है, z की वैल्यू छोटी है का मतलब क्या है कि आप 100 से वापस चल पड़े, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, अब आप 0 से नेगेटिव की तरफ आ जाए, ठीक है। और नेगेटिव में आते आते -100 पे फॉर एग्जांपल आ गए। फर्स्ट करें z की वैल्यू है -100, z इज -100। अब अगर z की वैल्यू -100 है तो -100 क्या हो जाएगा, +100। सो e की पावर जितनी बड़ी होगी, राइट, e की पावर जितनी बड़ी होगी उतना ही ये नंबर मैग्नीट्यूड में बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा ये नंबर मैग्नीट्यूड में बड़ा होता जाएगा, दिस विल बी लाइक 1/1 plus a very big number, a very big number, a very big number. We know that, for example, if it is 1/100, it will be 0.01. If it is 1/1000 or 10,000, it will be 0.001, right? So that means z की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ओवरऑल उतनी ही ज्यादा बड़ी होती जाएगी, और डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, आपकी ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। यानी यहाँ जैसे वो वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 तक चली जाती है, यहाँ ये वैल्यू घटते घटते 0 तक आ जाएगी, राइट। सो बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन आपको एक रेंज ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, और वो रेंज ऑफ वैल्यूज z की जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी वो 1 के करीब चली जाएगी वैल्यू, और z की वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी वो वैल्यू 0 के करीब चली जाएगी। और हमें ये एक्सट्रीम वैल्यूज का अगर पता है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है, इसका मतलब है कि बीच वाली कोई भी वैल्यू z की है तो अब वो वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान ही रहेगी, वो वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान ही रहेगी। सो बेसिकली आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्या कर रहा है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल की आउटपुट ले रहा है, उसको सिग्मॉइड फंक्शन से गुजार रहा है, और नो मैटर कि आपके लीनियर रिग्रेशन मॉडल की आउटपुट क्या थी, अब वो उसको कास्ट कर रहा है 0 और 1 के दरमियान, और यही आप चाहते थे, क्योंकि आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान एनकोड हो गई है। z की वैल्यू जितनी बड़ी आएगी उतना ज्यादा चांस होगा कि आपकी क्लास 1 प्रोटेक्ट होगी, और z की वैल्यू जितनी छोटी आएगी उतना ज्यादा इम्कान होगा कि आपकी क्लास 0 प्रोटेक्ट होगी, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज दिस पॉइंट। अगर आप देखें तो लाइक ये एक क्लास हो गई, ये एक क्लास हो गई, ये हमें एक जरा क्रूशियल सा पॉइंट नजर आ रहा है, राइट। This is the point where z is 0. When z is 0, what will be e raised to power minus z? 1. Anything raised to power 0 is
1. It will become 1 over 1 plus 1. 1 over 1 plus 1 means 1 over 2. And 1 over 2 means 0.5. So this is the point when z is 0, the value of sigmoid function will be 0.5. Right? So on left it will be approaching to 0, on right it will be approaching to 1. तो हम यूं कह देते हैं कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी कि हमारा फंक्शन अगर हमें 0.5 से छोटी वैल्यू दे रहा है तो हम क्लास प्रोटेक्ट कर देते हैं 0, और अगर ये हमें 0.5 या उससे बड़ी वैल्यू दे रहा है तो हम क्लास प्रोटेक्ट कर देते हैं 1. This is what your logistic function, sigmoid function is, and this is what your logistic regression is. So that means कि given any problem, अगर आप अपने problem को logistic regression model से गुजारते हैं तो logistic regression model आपको क्या दे रहा होगा? It will be returning you a kind of probability. It will be returning you a kind of probability because it is ranging between 0 and 1, so it will be giving you a probability. For example, we can say that your function is basically this function f of x, which is basically ultimately going through the sigmoid function g of z, is giving you a probability of y being some particular value, right? Given that you have x and w b as your parameters. अगर हम इसको यूं लेते हैं, so it's like your function f of x, which is basically g of wx plus b, is, and like this g is basically the sigmoid function. This will ultimately be giving you a probability of your class being 0 or class being 1, given that you have inputs x and parameters w and b. आपके पास w और b parameters हैं, inputs x हैं, और इसके मुताबिक अगर आपका लॉजिस्टिक मॉडल आपको कोई आउटपुट दे रहा है तो आपको क्या बता रहा है? वो आपको बता रहा है कि आपकी क्लास जिसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके 1 होने के क्या चांसेस हैं और 0 होने के क्या चांसेस हैं. फर्ज करें कि ये जवाब जो आता है आपको ये तो मालूम है कि अब ये जवाब 0 और 1 के दरमियान होगा. फॉर एग्जांपल ये जवाब आता है 0.7. फॉर एग्जांपल अगर हम कैंसर मैलिग्नेंसी केस को देख रहे हैं, right, and it says that okay, the chance of the tumor being malignant is 0.7. That means in a way it is saying that there is 70% chance कि ये ट्यूमर कैंसरस है या malignant है, right? And based on this, can we also tell what is the chance of this tumor being non-malignant? That's the complement of that, right? So if the chance of being malignant is 0.7, then the chance of being non-malignant is 0.3 or 30%. But again, what we do is कि हम इस probability की value के साथ अपनी जवाब को नहीं relate कर रहे होते, बल्कि इस probability की value के ऊपर हम एक class का तयन कर रहे होते हैं, right? Although it is telling that there is 70% chance of it being malignant, but we, based on our criteria, we will be saying that this belongs to the class malignant. And if it is less than 0.5, we will be saying that this belongs to the class non-malignant. अब ये अपनी जगह एक सवालिया निशान है कि क्या आपकी थ्रेशोल्ड 0.5 ही होनी चाहिए. अब जितनी वैल्यू 0.5 से बड़ी होगी, यानी 0.8, 0.9 है अगर वैल्यू, तो ये उतनी ही क्लियर क्लास बन जाती है. और जितनी 0.5 से छोटी होगी, मसलन 0.0, 0.1 और 0.2, ये उतनी ही क्लियर दूसरी क्लास बन जाती है. लेकिन वो वैल्यूज जो 0.5 के करीब है, राइट, वहां इस बात का इम्कान कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है कदरे ज्यादा होगा. एक्चुअली क्या है ये हमें मालूम नहीं है. सो आप एक मॉडल अगर बना रहे हैं, उसकी थ्रेशोल्ड्स का तयन कर रहे हैं, तो ये सारे फैसले कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, राइट? एंड वी आर जस्ट गोइंग विद व्हाट अपीयर्स टू बी सूटेबल फॉर अस टू डिसाइड. दैट्स व्हाट इट इज. ओके, now
what we ultimately want to figure out is a decision boundary. हमें ultimately क्या चाहिए? हमें एक decision boundary चाहिए. So for example, फर्ज करें कि हमारे पास एक एग्जाम्पल डेटा है. This. So we say we have the values 1, 2, and 3. Similarly 1, 2, and 3. Right? And we say that we have some examples here, and we have some examples. Here, right? And just for example, हम कहते हैं कि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं. हम कहते हैं कि ये पैरामीटर जो है हमारा ये x1 है और ये पैरामीटर जो है हमारा इसको हम कह देते हैं x2. तो हमारा कुछ डेटा है. फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर ट्यूमर की बात कर रहे हैं तो जैसे हम ट्यूमर साइज और एज दो पैरामीटर्स ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन में दो पैरामीटर्स को शो करना ज़रा आसान होता है. तो फर्ज करें कि ये ट्यूमर साइज है x1 और फर्ज करें ये एज है x2, राइट? जस्ट फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली हम ये कह रहे हैं कि इनकी वैल्यू 1 2 3 और इसकी वैल्यू भी फॉर एग्जांपल 1 2 3, राइट? सो दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल केस. ओके, अब हमारा मॉडल क्या बनेगा? f on defined on x with w and b, that will be g of g, and that will be g of w1 x1 plus w2 x2 plus d. आपका मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही है, लेकिन वो गुजर किसमें से रहा है? सिग्मॉइड फंक्शन में से. तो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होगा? w1 x1, यहाँ x1 हमें मालूम होगा, w हमें फाइंड करना पड़ेगा, वेट हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं ना. ग्रेडियंट डिसेंट किस लिए था? वेट्स की appropriate values मालूम करने के लिए, such that the loss function is minimized. So w1 x1 w2 x2 plus d. ये जो लीनियर रिग्रेशन का जवाब आएगा इसको हम गुजार देंगे फिर सिग्मॉइड फंक्शन में से. सिग्मॉइड फंक्शन क्या है? 1 over 1 plus e raised to power minus z, where z is the output of linear regression, right? Okay. अब बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो पॉइंट है हमारा जहां पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो है जब हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 आती है. और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 कब आती है? जब z की वैल्यू यानी जब हमारे पास जो आउटकम उसकी आती है, जब z की वैल्यू हमारे पास 0 होती है. दैट्स द पॉइंट वेयर वी वांट टू ड्रॉ द लाइन. दैट्स वेयर द प्रोबेबिलिटी इज 0.5, राइट? ओके, सो हम ये कहते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, हम ये कहते हैं कि जो हमारा z है we want it to be, meaning that is basically dot product of w and x plus b, we want it to be 0. That's the point where we will have segregation of, कि यहाँ इसके एक तरफ एक क्लास है और दूसरी तरफ दूसरी क्लास है. अगर आपको याद हो तो वो 0.5 जो पॉइंट था, राइट, जहाँ पे z की वैल्यू g of z की वैल्यू 0.5 आ रही है और z की वैल्यू 0 है. z की वैल्यू जब 0 होती है तो हमारे पास g of z की वैल्यू 0.5 आती है, और वो पॉइंट है जहाँ हम कहते हैं कि इसके एक तरफ एक क्लास और दूसरी तरफ दूसरी क्लास है. तो हम कहते हैं, चले हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास इसकी आउटपुट z की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वैल्यू 0.5 होगी, और वहाँ पे हम ये कह सकेंगे कि इसके एक तरफ एक क्लास और दूसरी तरफ दूसरी क्लास है, राइट? ओके, सो अब इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि पैरामीटर्स की वैल्यूज क्या हैं. इनपुट्स की वैल्यूज तो हमें पता है कि 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3, लेकिन पैरामीटर्स की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट करें w1 की वैल्यू 1 है, w2 की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू -3 है. These are just example values, right? We have not learned these values. इनको लर्न करना ग्रेडियंट डिसेंट का काम है, हमारा नहीं. हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसको नरेट कर रहे हैं. फर्स्ट करें w1 की वैल्यू 1 है, w2 की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -3 है. इसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि w को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि w1 भी 1 है और w2 भी
1 है। इसका मतलब ये मॉडल क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2, क्योंकि w1 x1 रह जाएगा, w2 x2 रह जाएगा, क्योंकि w1 भी 1 है और w2 भी 1 है, और इसमें b ऐड हो रहा है तो b की वैल्यू क्या है, we want this value to be 0 to know that point where the sigmoid function will be 0.5, so that we know कि हमें segregate कहाँ पे करना है, right? Okay. So based on this हम ये कह सकते हैं that x1 plus x2 should be equal to 3. तो हमारा वो पॉइंट जहां पे हम अपनी डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं वो पॉइंट होगा जहां x1 प्लस x2 की वैल्यू 3 है, राइट? अच्छा, अब x1 की वैल्यू यहां पे कितनी है, 1, राइट? यहां पे कितनी है, 2, यहां पे कितनी है, 3, यहां पे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी है, 0, 3 प्लस 0, ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है? अच्छा, यहां पे x1 की वैल्यू 2 है और यहां पे x2 की वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 3, यहां पे x1 की वैल्यू 1 है और यहां पे x2 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3, सिमिलरली यहां पे x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 3 है, so this basically is your where you can draw your decision boundary, and now you will be saying that okay, on one side you have one class and on the other side you have the other class, right? So this is how ultimately you figure out the classification of two classes or binary classes using logistic regression. This is just a visual, like visual हम आमतौर पे इसलिए बनाते हैं that we get to understand things better, right? So ultimately the computation simply goes around the formulas. Okay, the next thing is कि यहाँ भी जो चीज आपको नजर आ रही है लीनियर रिग्रेशन की तरह, जो बाउंड्री है आपकी, डिसीजन बाउंड्री है यहाँ पे, वो एक स्ट्रेट लाइन है। जो डिसीजन बाउंड्री आपकी, आपका लॉजिस्टिक फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन नहीं था, लेकिन जो डिसीजन बाउंड्री आप ड्रॉ कर पाएंगे वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगला प्रॉब्लम ये है, अगर आपको याद हो तो रिग्रेशन के केस में भी हमने बात की थी पॉलिनोमियल रिग्रेशन की। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या था कि अगर आप जो फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन फीचर्स को प्लेन फीचर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो लीनियर रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन देगा, लेकिन अगर आपको कर्वी लाइंस चाहिए, डेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आपको कुछ कर्वी लाइंस चाहिए, तो फिर आपको पॉलिनोमियल फीचर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मसलन आप फीचर्स के स्क्वायर्स को इस्तेमाल कर लें तो आप एक पैराबोलिक शेप में चले जाते हैं, क्यूब फंक्शन की अपनी एक अलग शेप होती है, राइट? और अगर आप क्वाड्स में चले जाएं तो उसकी अपनी एक शेप होती है। तो अगर आप नॉन लीनियर सर्फेसेस हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको नॉन लीनियर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपका डेटा ऐसा नहीं है, आपका डेटा ऐसा है, राइट? और यहाँ पर आप चाहते हैं कि हम एक करेक्ट क्लासिफिकेशन करें जो बेसिकली कुछ इस तरीके से जा रही है, अब मैं चाहता हूं कि मैं करेक्ट क्लासिफिकेशन करूं। करेक्ट क्लासिफिकेशन मुझे मजबूर करती है कि मैं कुछ इस किस्म का काम करूं। It goes like this, then this, 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 this. अब ये सरफेस स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। So if I have more complex spread of data and if I want more wiggly boundaries that do correct classifications, I will need non-linear values for features. अब हम कर क्या सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास x1 है, मिसाल के तौर पे आपके पास x2 है, तो आप x1 का स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, x2 का स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, x1 या x2 की प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो आप इनके डिफरेंट किस्म के नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म्स अपने मॉडल को बतौर इनपुट प्रोवाइड करके देख सकते हैं कि वो आपके मॉडल की लर्निंग को किस तरीके से मुतासर करते हैं।
और ये बात हमें कैसे समझ आती है कि किस किस्म का फीचर कैसे मुतासिर करेगा, एक मैथमेटिक्स से हम ये समझते हैं, यानी आप सिंपली एक चीज लिख के फिगर आउट कर सकते हैं कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है उसकी शेप क्या होती है। जस्ट राइट डाउन दैट व्हाट इज द शेप ऑफ स्क्वायर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में एक स्ट्रेट लाइन होता है, अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हैं और उसका स्क्वायर फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं एंड यू विल फिगर आउट दैट इट इज अ पैराबोलिक शेप, सो फिगर आउट व्हाई इज इट अ पैराबोलिक शेप। सिमिलरली इफ यू वांट टू फिगर आउट कि एक वेरिएबल है तो उसका क्यूब फंक्शन जो है उसकी शेप क्या होगी, you will figure out that it goes like this and then this, right? Why does it do that? आप इसे प्लॉट करके देख सकते हैं कि वैल्यूज जैसे जैसे x की चेंज करते हैं तो क्यूब के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और वैल्यूज पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। सिमिलरली आप उसके स्क्वायर रूट को भी प्लॉट करके देख सकते हैं, उसकी एक अलग शेप मिल जाएगी। सिमिलरली आप उसके लॉगरिथमिक फंक्शन को भी प्लॉट करके देख सकते हैं, इट विल बी गिविंग यू अ यूनिक शेप as well, right? And according to the type of spread of data that you see, it can again be an empirical finding that what kind of features can be helpful. You can try different things and ultimately some of them may work and some of them may not work. So we are not giving any rule of thumb. We are just saying that if you want non-linear boundaries, you need non-linear features. And what do we mean by non-linear features? Like simple features with some powers. Maybe squares, maybe square roots, maybe cubes, maybe cube roots, maybe x raised to power 1.337. Like that is also a kind of exponent. Okay. The next question is how to figure out the cost of like the model now. आपको याद होगा जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे थे तो लीनियर रिग्रेशन में हमने अल्टीमेटली ये कहा था कि इस बात को जांचने के लिए कि हमने मॉडल कितना अच्छा फिट किया है, हमें एक कॉस्ट फंक्शन चाहिए और हम उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो आपको याद है कि हमने कौन सा कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल किया था लीनियर रिग्रेशन के लिए? जी, या वी यूज्ड लाइक मीन स्क्वायर एरर। हमने मीन स्क्वायर्ड एरर का इस्तेमाल किया था, दैट वाज द सम ऑफ मीन ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर्स। तो हमने ये कहा था कि हम अल्टीमेटली इसको मिनिमाइज करना चाहेंगे। अगर हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने मॉडल को अच्छे तरीके से फिट कर लिया, यानी एरर कम है तो मॉडल अच्छा फिट हो गया ना, राइट। इसी तरीके से अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए भी हमें कॉस्ट फंक्शन की जरूरत है। अभी तक चूंकि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बिल्ड किया है ऑन लीनियर रिग्रेशन, और हम पहली जो काम इसके अंदर कर रहे हैं, पहला काम यही कर रहे हैं कि हम लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, बाद में उसको सिग्मॉइड फंक्शन से गुजारते हैं। तो प्रिमिटिवली हम ये कह सकते हैं कि हम वही मीन स्क्वायर्ड एरर के मेथड को इस्तेमाल करने की अगर कोशिश करें तो क्या वो हमारे लिए कारगर साबित होगा इस केस में या नहीं, राइट। सो द कॉस्ट फंक्शन इफ यू रिमेंबर वाज, आप प्रेडिक्टेड आंसर लेते हैं, उसमें से एक्चुअल आंसर को माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, तमाम एग्जांपल्स के लिए इन वैल्यूज को सम कर लेते हैं और फिर उनका मीन ले लेते हैं। दिस इज व्हाट वी डिड, यही किया था ना हमने, ठीक है। अगर यही चीज हम इस्तेमाल करना चाहें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, अब हमें ये मालूम है कि लीनियर रिग्रेशन में और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक फर्क आया है, और वो फर्क क्या है कि हम अपने लीनियर रिग्रेशन की आउटपुट को सिग्मॉइड फंक्शन से भी गुजार रहे हैं, जो हम लीनियर रिग्रेशन में नहीं करते थे। अब हमें सिर्फ एक बात ये समझनी है कि ये जो सिग्मॉइड फंक्शन से हम अपने लीनियर रिग्रेशन की आउटपुट को गुजारते हैं, क्या ये हमारे कॉस्ट फंक्शन को मुतासर करता है? अगर ये हमारे कॉस्ट फंक्शन को मुतासर करता है और इस तरीके से मुतासर करता है कि हमारी कंप्यूटेशंस जो हैं वो ऑप्टिमाइजेशन लैक कर सकती हैं, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि हम वो लॉस फंक्शन जो लीनियर रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसी लॉस फंक्शन को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, राइट। लेकिन अगर इसमें कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती तो हम वही लॉस फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे इसके लिए। नाउ इट टर्न्स आउट
कि चूंकि आपकी आउटपुट की शेप बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। पहले आप रियल वैल्यूज आउटपुट के तौर पे ले रहे थे, अब आप उन वैल्यूज को बाउंड कर रहे हैं 0 और 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटीज के तौर पे, राइट। एंड इट टर्न्स आउट कि जो लॉस फंक्शन की शेप है, आपको याद होगा कि लॉस फंक्शन की जो शेप थी लीनियर रिग्रेशन के लिए वो कैसी थी? इट वाज पैराबोलिक, a bowl shaped function it was, right? And we said that this kind of function is called the convex function. Convex function क्या होता है? What is the convex function? पढ़ाई बहुत लूज हो जा रही है। Nobody knows what is a convex function? If I use this term a number of times in the class. So convex function is one that has one global minima and does not have multiple local minimas, right? So if you remember the shape of the loss function in case of linear regression when we were using mean squared error as the loss function was this, right? And we said that this is a convex function. अगर हम एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन की शेप बनाना चाहें तो वो कैसी होगी? That will like it can be something like this. This is a non-convex function. Why? Because it has multiple minimas. ये एक मिनिमा है, यहाँ आके आपको पता चलेगा मिनिमम आ गया क्योंकि इसके इधर भी वैल्यू बढ़ रही है, इधर भी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये लेकिन ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है, आपका ग्लोबल मिनिमा है ये। लेकिन फर्ज करिए अगर आपने यहाँ स्टार्ट कर लिया तो आप यहाँ आगे रुक जाएंगे, आप कहेंगे मिनिमम मिल गया। अगर आपने यहाँ स्टार्ट कर लिया तो आप यहाँ आगे रुक जाएंगे और कहेंगे मिनिमम मिल गया। सिर्फ अगर आप इस जगह पे इस जगह पे स्टार्ट करते हैं तो आप ग्लोबल मिनिमा को फाइंड कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपका फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है यानी उसके अंदर एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, आप अगर इसको उल्टा प्लॉट कर लें तो ये ऐसे बन जाएगा कि आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और आपने उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है और आपके पास चोटी को जांचने का तरीका सिर्फ एक है कि अगर आपका अगला कदम आपको मजीद ऊंचाई की बजाय नीचे की तरफ लेके जा रहा है तो आप चोटी पे पहुंच गए, राइट। आप हर तरफ देखते हैं घूम के, हर तरफ आपको पता चलता है कोई भी तरफ ऐसे नहीं है जहां आपका कदम मजीद ऊपर जा रहा है, आप कहते हैं चोटी पे पहुंच गए, राइट। इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा, जैसे इसको लोकल मिनिमम कह रहे हैं इसको हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे, राइट। तो अगर तो हमारा फंक्शन ऐसा है या हमारा पहाड़ ऐसा है कि उसकी एक ही पीक है, फिर तो अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें मालूम है कि हम पीक पे पहुंच जाएंगे क्योंकि हम हर कदम ऊंचाई की तरफ उठाते हैं। लेकिन अगर पीक्स एक से ज़्यादा है तो फिर इस बात का यकीन हम नहीं कर सकते कि हम पीक पे पहुंचेंगे क्योंकि हम लोकल पीक पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि अगर अगला कदम हमें ऊंचाई की बजाय नीचे की तरफ लेके जा रहा है और मल्टीपल मिनिमा के केस में आपको मल्टीपल टाइम इसमें से गुजरना पड़ता है तो आपका एल्गोरिथम फिर ये काम आमतौर पर नहीं कर पाता। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शंस जो हों, लॉस फंक्शंस जो हों वो कॉन्वेक्स हों, उनमें एक ही मिनिमा, राइट। तो हमने ये कहा था कि मीन स्क्वायर्ड एरर टर्न्स आउट टू बी कॉन्वेक्स इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर एक ही मिनिमा होता है, इसलिए ग्रेडियंट डिसेंट इस बात की गारंटी देता है कि वो उस लोकल मिनिमा को फाइंड कर लेगा, राइट। लेकिन यही लॉस फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए कॉन्वेक्स साबित नहीं होता, यानी इसकी शेप यूं नहीं बल्कि विगली शेप बनती है जिसके अंदर बहुत सारे लोकल मिनिमास हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये साबित करना इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, यानी we won't be proving the point that why is it not convex, but we just believe that the mean squared error for logistic regression is not a convex function. That's why we will use mean squared error for linear regression, but we will not be using the same loss function for